अपना लेसन नंबर 1 में इवोल्यूशन ये टॉपिक चालू था। अब इवोल्यूशन में अपन ने पहले देखा था इट्स ए ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। उसके बाद में अपन ने 2 डेफिनेशन देखी थी इवोल्यूशन की कि नया स्पेसिस तैयार होता है बहुत सारे पीढ़ी के बाद नेचुरल सिलेक्शन के कारण, तो उसको अपन इवोल्यूशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंज in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution। बाद में अपन ने theory of evolution देखी थी कि पहले प्रोटोप्लाज्म रहता है, उससे तैयार होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बाद में तैयार होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और ये पूरे प्रोसेस को नियर अबाउट 300 करोड़ ईयर्स लगे। उसके बाद में अपन ने सेकंड डेफिनेशन देखी थी इवोल्यूशन की, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये दोनों डेफिनेशन बराबर लर्न कर लेना। बाद में आज से अपन टॉपिक चालू करने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब जो एविडेंसेस है तो अपने टेक्स्ट बुक में 6 एविडेंसेस दिए हैं। एंड एविडेंस काय के लिए है? इवोल्यूशन का एविडेंस। एंड सबका ओरिजिन सेम है, सबके एंसेस्टर कॉमन है, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना, तो ये प्रूफ दिए अपने को। पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, बाद में एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक और बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये 6 एविडेंसेस अपने को दिए गए हैं इवोल्यूशन के। तो ये 6 के 6 अपन अभी देखने वाले हैं। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन्ड थ्योरीज इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। एंड इवोल्यूशन ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। ये पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। इवोल्यूशन होते रहेगा। हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट। लेकिन इवोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना। तो फॉलोइंग आर द वेरियस प्रूफ अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ मेंशन अबव। तो ये नीचे गए कुछ प्रूफ दिए गए हैं। उसमें का पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो एक बार देख लो। ये सब एनिमल्स है, तो एनिमल्स में कुछ ना कुछ अपने को सिमिलरिटीज दिखती है। अब सिमिलरिटी कौन सी है? वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, माउथ का स्ट्रक्चर, आईज की पोजीशन ऑफ द आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल अँड इयर पिन्ना। नॉस्ट्रिल ज्याला मराठीत आपण नाकपुड्या म्हणतो, इयर पिन्ना जिसका काम है साउंड कलेक्ट करना, साउंड वेव्स कलेक्ट करना, इयर पिन्ना। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल। अब ये सब एनिमल्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल एंड ईयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल। ईयर पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर रहता है उसको बोलते अपन ईयर पिन्ना, जो बनाया रहता है कार्टिलेज से। अब ये देखा अपन ने एनिमल्स में कि एनिमल्स में ये सब अपने को सिमिलरिटीज दिखने को मिलती है। उसी तरह से प्लांट में भी सिमिलरिटीज रहती है कि मैक्सिमम प्लांट के लीफ का शेप सरीका रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है उसमें, लेकिन बाकी ओवरऑल अपने देखा तो सरीका रहता है। सब
लीफ के अंदर वेनेशन रहता है, यानी वेन्स रहती है, और सब लीफ को यानी मैक्सिमम लीफ को स्टॉक रहता है, यानी लीफ पकड़ने के लिए कोई ना कोई अपने को स्टॉक मिलता है, और स्टॉक को बोलते हैं अपन पिटियोल। लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पिटियोल ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट, एंड इसमें अपने को सिमिलरिटी दिखती है हर प्लांट में। अभी तक अपन ने ऊपर में एनिमल्स का देखा, अभी प्लांट का देख रहे हैं। तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स में जो सिमिलरिटीज है उससे ये मालूम होता है कि इनका ओरिजिन सेम रहेगा और इनके एंसेस्टर कॉमन रहेंगे, एंड एक ही जगह से सब एनिमल्स के ओरिजिन सेम रहेगा, सब प्लांट का ओरिजिन सेम रहेगा, और इनका एंसेस्टर भी कॉमन रहेंगे। एंड एनिमल्स का एंसेस्टर कॉमन रहेगा, प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ उसका भी एंसेस्टर कॉमन रहेगा। दिस इंडिकेट दैट देर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप, यानी ग्रुप में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। हेंस इट प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम, इनका ओरिजिन सेम रहेगा, एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर, और इनका एंसेस्टर भी कॉमन रहेगा। तो जो कैरेक्टर दिए गए हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में सिमिलरिटीज के, वो ये टॉपिक पे बराबर ध्यान में रखना कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या कैरेक्टर दिए गए थे। प्लांट्स में क्या क्या दिए, प्लांट्स में 3 है, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पिटियोल। एनिमल में टोटल 4 दिए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल एंड ईयर पिन्ना, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी। ये सिमिलरिटीज ध्यान में रखना, और बाद में ये इंडिकेट्स करता है कि इनका ओरिजिन सेम रहेगा, सेम है, और इनके एंसेस्टर कॉमन है। अब अपन जा रहे हैं नेक्स्ट एविडेंस के ऊपर, वो है एनाटॉमिकल एविडेंस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, there does not seem any superficial similarity between human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat। ये जो चार्ट बताया गया है आपको टेक्स्ट बुक में, देखो आप 1.5 जो आपको चार्ट दिया गया है पेज नंबर 4 पे। तो इसमें आप देखो कि जो ह्यूमन हैंड है, कैट्स फोरलेग है, पैटेजियम ऑफ बैट है, फ्लिपर ऑफ वेल है, इसमें आपको कोई भी ऐसी ऊपर से सिमिलरिटी दिखती नहीं है। सुपरफिशियल सिमिलरिटी डज नॉट सीम, ये आप ध्यान में रखना। ह्यूमन हैंड, कैट्स फोरलेग, पैटेजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल, और इनका सबका सब एनिमल्स में ये जो दिया गया है चार्ट में, उन सब का यूज भी अलग अलग है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल। पहले पॉइंट में ये चारों में कोई भी ऐसी ऊपर से सिमिलरिटी दिखती नहीं। नंबर सेकंड पॉइंट में सिमिलरिटी दिखती नहीं ऊपर से, लेकिन नंबर सेकंड पॉइंट में ऐसा बोला गया है कि इनका यूज भी सब एनिमल्स में अलग अलग रहता है। ह्यूमन हैंड यूज रहता है काम करने के लिए, कैट्स फोरलेग यूज रहता है चलने के लिए, पैटेजियम ऑफ बैट, पैटेजियम जो कि यूज करते हैं बैट फॉर फ्लाइट इन एयर, फॉर फ्लाइंग इन एयर, और फ्लिपर ऑफ वेल ये मूवमेंट के लिए इन वाटर, पानी में तैरने के लिए, पानी में डायरेक्शन के लिए फ्लिपर का यूज करता है वेल। तो ये सब का आदमी का हाथ काम करने के लिए, कैट्स का फोरलेग चलने के लिए, पैटेजियम ऑफ बैट उड़ने के लिए, फ्लिपर ऑफ वैट स्विमिंग करने के लिए, मूवमेंट देने के लिए,
एंड जो फ्लिपर ऑफ वेल, जो व्हील का मूवमेंट रहता है, वेल को डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही तो ये फ्लिपर का यूज़ करता है। तो ये सब का यूजेस अलग अलग है, लेकिन तो भी इसमें एक सिमिलरिटीज है। अब इसके अंदर के बोन्स देखो, ये बोन्स, अब अपना जो वीडियो है उसमें देखो बराबर कि बोन्स का जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, एंड जो अपना हाथ है, हाथ का ऊपर का पार्ट उसको बोलते हैं अपन ह्यूमरस। बाद में नीचे का पार्ट एंड अपने वृष के ऊपर का पार्ट, उसमें रहते हैं दो बोन्स, रेडियस अल्ना। तो अपना जो थंब रहता है, थंब के पोजीशन से जो बोन्स आता है वो रहता है रेडियस, और जो छोटी फिंगर रहती है उसके डायरेक्शन में जो बोन्स आता है उसको बोलते हैं अपन अल्ना। तो ऊपर में रहेगा ह्यूमरस, नीचे में रहेगा रेडियस अल्ना। जो वृष्क के बोन है उसको बोलते हैं अपन कार्पल्स, जो अपने हाथ के बोन से उसको बोलते हैं अपन मेटाकार्पल्स, और जो उंगलियां रहती है उसको बोलते हैं अपन फैलेंजेस। तो ये बराबर ध्यान में रखना, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में गलती करने का नहीं, ये जैसा दिया है वैसा ही बराबर ध्यान में रखना। भले ही टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है सब बोन्स के नाम, लेकिन आपने लिखना, ध्यान में रखना बराबर, आगे चल के काम में आएगा। पहले हाथ का अपर आर्म का जो बोन्स है उसको बोलते अपन ह्यूमरस। हाथ में जो ऊपर का बोन्स रहेगा वो रहेगा ह्यूमरस। बाद में रेडियस अल्ना, जो रिस्ट के बोन है उसको बोलते हैं अपन कार्पल्स। हाथ के बोन से, हाथ के माने अपने पंजे की जो बोन से उसको बोलते हैं अपन मेटाकार्पल्स, और जो उंगली के बोन से उसको बोलते हैं अपन फैलेंजेस। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर ये सब एनिमल्स के बोन्स में दिखता है। ये जो आपको जो ऑर्गन दिए गए, आपको जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें देखो नियर अबाउट सेम ऐसे रहता है कि पहले ह्यूमरस है, बाद में रेडियस अल्ना है, बाद में कार्पल्स है, बाद में मेटाकार्पल्स है, बाद में फैलेंजेस है। भले ही कुछ कुछ बोन छोटे होंगे, कुछ कुछ बोन बड़े होंगे, लेकिन पोजीशन उनकी वैसी है, बोन भी वैसे ही नंबर से आ रहे हैं। तो इनमें एनाटॉमिकल कुछ ना कुछ ये सिमिलैरिटीज है। ये इंडिकेट करता है कि इनका ओरिजिन सेम है और इनका एंसेस्टर भी कॉमन है। However, there is similarity in structure of bones and bony joint in organ of each of those animal. यानी ह्यूमरस और रेडियस अल्ना में जैसे अपने को जॉइंट रहता है, वैसे जॉइंट इसमें ये सब एनिमल्स में भी देखने को मिलती है अपने को। This similarity indicates that those animal may have common ancestor. इनका एंसेस्टर भी कॉमन रहेगा। ये सिमिलरिटीज देख के बाद में ऐसा मालूम होता है। एक बार फिर से एनाटॉमिकल एविडेंस कि अपन ने ये 4 एनिमल्स के 4 अलग अलग ऑर्गन देखे हैं। ह्यूमन हैंड, कैट्स फोरलेग, पैटेजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ वेल। ऊपर से अपने को इनमें कोई भी सिमिलरिटी दिखती नहीं है। सब इनका यूजेस भी अलग अलग रहता है, लेकिन इनके बोन्स की जो रचना है, जो स्ट्रक्चर है और जॉइंट की जो पोजीशन है, उसमें कुछ ना कुछ अपने को कॉमन दिखता है। ऊपर का बोन्स ह्यूमरस, एक जॉइंट है बीच में, उसके बाद में 2 बोन्स है, रेडियस अल्ना, फिर से जॉइंट है, फिर कार्पल, बाद में मेटाकार्पल्स, और जो उंगली के बोन से उसको अपन फैलेंजेस। ये सेम स्ट्रक्चर रहता है सब एनिमल्स में, और ये जो सिमिलरिटीज है ये इंडिकेट करती है कि ये सब एनिमल्स का एंसेस्टर may have common. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. अब अपन जा रहे नंबर 3, वेस्टिजियल ऑर्गन।
degenerated or underdeveloped useless organ of organisms are called as vestigial organs. एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो, इसको बराबर याद कर लेना. डिजेनरेटेड और underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organ. डिजेनरेट नष्ट झालेला किंवा पूर्णपणे विकसित न झालेला, अंडरडेव्हलप जो बिल्कुल काम का नहीं है, यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. जो ऑर्गन अपने बॉडी में है वो एक तो डिजेनरेट हो चुका है या अंडर डेवलप है, यूजलेस है, वो ऑर्गन्स को बोलेंगे अपन वेस्टिजियल ऑर्गन्स. In living organism, sudden development of new tissue or organ for living in changing environment is not possible. Environment change हुआ, अपने बॉडी में सडन नए टिश्यू और ऑर्गन तैयार हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है. सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल. एंड वातावरण चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, अपने बॉडी में टिश्यू और ऑर्गन्स में डेवलपमेंट में चेंज हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है. इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंज. लेकिन जो अपने बॉडी में एग्जिस्टिंग ऑर्गन रहते हैं उसमें कुछ बदल होते रहता है. Most specific structure in the body is useful under certain situation. बॉडी में का कुछ स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन. अब क्या बोला है एक बार फिर से देख लो. वेस्टिजियल ऑर्गन देख रहे अपन. पहले डेफिनेशन, डिजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. एनवायरनमेंट में चेंज होने के बाद में अपने बॉडी में सडन नए टिश्यू या ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है. लेकिन जो अपने बॉडी में एग्जिस्टिंग ऑर्गन रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्रेजुअल चेंज होते रहता है. मोस्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन. एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो रहता है बॉडी में वो यूजफुल रह सकता है वो कंडीशन में, अंडर सर्टन सिचुएशन. However, same structure under different situation may become useful or even however same structure under different situation may become useless or even harmful. सेम स्ट्रक्चर जो पहले यूजफुल था लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब वो स्ट्रक्चर अपने लिए यूजलेस हो गया या कुछ समय के लिए अपने को हार्मफुल भी हो गया. Such structure begin to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. अगर वो यूजलेस ऑर्गन रहा तो सामने पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा एंड नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगा. नेचर सिलेक्ट करता है सिर्फ यूजफुल कैरेक्टर. वो अपने पिछले बार देखा था, अभी भी अपना और देखने वाले हैं सामने की डार्विन थ्योरी में. Such structure begin to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. इसके लिए हजारों साल लगते हैं उसको अपनी बॉडी से नष्ट होने के लिए. It takes thousands of years for a structure to disappear. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animal. यानी अपन उसके डिसअपीयरेंस होने के डिफरेंट फेजेस अपन डिफरेंट एनिमल में देख सकते हैं. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organ though non-functional in certain organism. मैंने आपको पहले बताया है कि ऑर्गन की जो नॉन फंक्शनल है कोई ऑर्गेनिज्म में, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म.
लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल रह सकता है। दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी वो वेस्टिजियल नहीं है बाकी दूसरे एनिमल्स के लिए, लेकिन अपने बॉडी में वो वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, यूजलेस है। ऐसे ऑर्गन को कि जो यूजलेस है उसको बोलते हैं अपन वेस्टिजियल ऑर्गन। हजारों साल लगते हैं कोई भी ऑर्गन को कि जिसका भी काम नहीं है, अपने बॉडी में नहीं रहता है, उसको डिसअपियर होने के लिए। डिसअपियर होने के डिफरेंट फेजेस डिफरेंट एनिमल में अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ ऑर्गन जो इंसान के बॉडी में यूजलेस है, हार्मफुल है, वो लेकिन दूसरे एनिमल्स के बॉडी में यूजफुल रह सकता है एंड उनके लिए वेस्टिजियल नहीं है। लेकिन अपने बॉडी में जो यूजलेस है, जो अंडर डेवलप है, जिसका अभी कोई भी काम नहीं है, या उससे अपने को कुछ तकलीफ हो रही है, मे बिकम हार्मफुल, ऐसे ऑर्गन्स को अपन वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बार वो पूरा चार्ट देख लो आप 1.6 के, उसमें आपको अलग अलग 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। चारों भी एग्जाम्पल बराबर ध्यान में रखना। पहला है अपेंडिक्स, दूसरा है ईयर मसल, थर्ड है विजडम टीथ और फोर्थ है टेल बोन। इसके अलावा भी और एक है रहता है कि बॉडी हेयर्स, वो अपन बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले देखने वाले अपन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन। अपेंडिक्स डायग्राम देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है अपेंडिक्स, जो अपने बॉडी में अभी यूजलेस रहता है। इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट। लेकिन वो यूजफुल है और फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन है रुमिनंट में। रुमिनंट आपण मराठीत म्हणतो त्याला रवंथ करणारे प्राणी, जे खाल्ल्यानंतर हळूहळू चघळत बसतात। एंड च्यूइंग एनिमल्स, उसको बोलते हैं अपन रुमिनंट। गाय, भैंस, बकरी, ये सब आते हैं रुमिनेंट्स में, कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए ये रुमिनेंट करते हैं वो खाने को, तो सब एनिमल्स को अपन रुमिनेंट बोलते हैं। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट। अपेंडिक्स की जो पहले एंसेस्टर में काम में आता था डाइजेशन के लिए, अभी अपेंडिक्स का यूज़ नहीं होता है अपने बॉडी में, तो अभी ये ऑर्गन जो है अपेंडिक्स अपने बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो पार्ट है वो अभी अपने बॉडी में यूजलेस है, ये वेस्टेजिल है अपने लिए। लेकिन यही अपेंडिक्स काम में आता है रूमिनेंट में फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सिमिलरली मसल ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। मसल ऑफ ईयर पिन्ना डायग्राम देख लो बराबर। जो ईयर मसल्स है वो यूजलेस है आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण ईयर की मूवमेंट होती नहीं है। ईयर की माने ईयर पिन्ना की मूवमेंट होती नहीं है। लेकिन यही मसल्स यूजफुल है मंकी में कि जो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स, और यानी मूवमेंट होती है ईयर पिन्ना की विच आर यूजफुल टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। अपने बॉडी में ईयर मसल्स एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द ईयर उसको बोलते अपन पिन्ना। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकीज फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। पहला एग्जांपल अपेंडिक्स, जो इंसानों में
वेस्टिजियल है तो रूमिनेंट्स में फंक्शनल है। सेकंड एग्जांपल, मसल ऑफ ईयर पिन्ना कि जो अपने बॉडी में यूजलेस है तो मंकीज में यूजफुल है फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, कॉसेक्स, अब ये टेल बोन रहता है इंसानों में जिसको अपन कॉसिक्स बोलते हैं, जो वर्टेब्रल कॉलम का सबसे लास्ट वाला पार्ट रहता है। ऑर्गन का नाम टेल बोन, उसको बोलते हैं कॉसेक्स कि जो पहले फंक्शनल था अभी अपने बॉडी में ये बन गया है नॉन फंक्शनल, मानी ये यूजलेस। सेकंड और एग्जांपल दिया गया है उसमें विजडम टीथ। एक बार डायग्राम देख लो कौन सी टीथ रहती तो ये भी पहले फंक्शनल थे अभी यूजलेस हो गए हैं। पहला एग्जांपल बताया, और कौन कौन से थे, टेल बोन, बाद में विजडम टीथ, और बाद में और एग्जांपल दिया है बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो टोटल 5 डिफरेंट वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको बताए गए हैं कि जो पहले यूजफुल थे लेकिन अब हजारों साल से उनका काम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये अभी यूजलेस हो चुके हैं। ये डिसअपियर्ड होने के कगार पे है और अपन ने डिफरेंट फेजेस डिसअपियरेंस के अलग अलग एनिमल्स में अपन देख सकते हैं। तो पांचों भी वेस्टिजियल ऑर्गन बराबर ध्यान में रखना। अपेंडिक्स, नंबर सेकंड मसल ऑफ ईयर पिन्ना, नंबर थर्ड टेल बोन कॉसेक्स, नंबर फोर्थ विजडम टीथ, and number last body hairs present on human body. These are the 5 examples of vestigial organs. ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन देखा अपन ने पेज नंबर 5 में का, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन and write names of some vestigial organ in human body and write the names of those animal in whom some organs are functional. इसको बराबर आंसर तैयार करना। ये पूरे पैसेज में से आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 में का डी, 4th नंबर वाला, explain with suitable example importance of anatomical evidences in evolution। तो एनाटॉमिकल एविडेंस जो अपने पेज नंबर 4 पे लिया है, जो पैराग्राफ है विथ एग्जांपल दिया गया है पैराग्राफ, उसका आंसर है एग्जांपल, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस इन इवोल्यूशन। तो ये दोनों क्वेश्चन बराबर टिक मार कर लेना और इनके आंसर लिख लेना।